नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी के दौरे से पहले बद्रीनाथ पहुंचे सीएम धामी, सभा स्थल का किया निरीक्षण। डंपिंग जोन की भूमि पर अतिक्रमण की जांच जिला अधिकारियों को सौंपी गई। बाबा केदार के सहारे चल रही केदारनाथ धाम में हेली सेवा, हादसे के पीछे सामने आई बड़ी वजह। ग्लेशियर जाने वाले ट्रैकरों को साथ लाना होगा, अपना कूड़ा नहीं लाए तो लगेगी हजारों रुपए की चौपट। और उत्तराखंड में दिवाली पर ड्यूटी करने वाले रोडवेज कर्मचारियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, आदेश जारी। अब खबरें विस्तार से। बीते 8 साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे और इस क्रम में प्रधानमंत्री शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने से पूर्व पीएम केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन भी करेंगे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम के माना स्थित सभा स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद धामी ने बद्रीनाथ में चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है और इसको पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक रखा गया। पीएम माना गांव जाएंगे और स्थानीय लोगों से मिलकर जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने हर दिवाली सैनिकों के साथ मनाई है। उत्तराखंड दौरे के क्रम में पीएम इसी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे और यहां सबसे पहले केदारनाथ में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। इसी दिन केदारनाथ का दर्शन करने के बाद पीएम बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। शुक्रवार की रात बद्रीनाथ में बिताने के बाद पीएम शनिवार को तड़के बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद पीएम बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत बने डंपिंग जोन की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत को शासन ने गंभीरता से लिया है और इस संबंध में जिलाधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। कुल 889 किलोमीटर लंबी चारधाम ऑल वेदर सड़क परियोजना के तहत अभी तक 350 डंपिंग जोन विकसित हुए हैं और इनमें से 95,244 वर्ग मीटर भूमि विकसित हुई है। इनमें से 54 डंपिंग जोन को विभिन्न योजना, होटल, पार्किंग, लॉन्ज, रेस्टोरेंट, शौचालय और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों के लिए उपयुक्त पाया गया है। राज्य की ओर से केंद्र सरकार को डंपिंग जोन की भूमि को राज्य को सौंपने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के सम्मुख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह मुद्दा उठा चुके हैं। संभव है कि आने वाले दिनों में राज्य को भूमि हस्तांतरण की सहमति मिल जाए, लेकिन चिंता का विषय यह है कि इससे पहले ही इस भूमि पर अतिक्रमण होने लगा है। प्रमुख सचिव लोनी आर.के. सुधांशु की ओर से इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जांच के लिए कहा गया। बाबा केदार के दर्शन कराने के लिए 18 साल से हेली सेवा संचालित हो रही है, लेकिन अभी तक व्यवस्थित उड़ान के लिए कहीं भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को स्थापित नहीं किया गया, जबकि पिछले 6 वर्षों में भारतीय सेना का MiA 26 चिनूक हेलीकॉप्टर भी यहां लैंड कर चुके हैं। समुद्र तल से 11,750 फीट ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ 3 तरफा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिर्फ केदारनाथ वाला क्षेत्र जो V आकार का है और यही केदारनाथ पहुंचने का एकमात्र रास्ता भी है। मंदाकिनी नदी का स्पान काफी कम होने के कारण दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं, जिससे घाटी बहुत ही सक्रिय है। साथ ही यहाँ मौसम का मिजाज कब खराब हो जाए यह कहना मुश्किल होता है। चटक धूप के बीच पल भर में पहाड़ियों की ओर से बादलों का झुंड कोहरे की चादर में पूरे क्षेत्र में फैल जाता है और कई 50 मीटर तक भी साफ दिखाई नहीं देता। हालत यह भी बन जाती है केदारनाथ के हेलीपैडों से लेकर केदारनाथ हेलीपैड पर हेली कंपनियों के कर्मचारी अपने अपने हेलीकॉप्टरों की उड़ान के लिए रंग बिरंगी झंडी लगाकर हवा की दिशा और दबाव का अनुमान लगाते हैं। केदारनाथ के लिए 18 वर्ष पूर्व 2004 में जो है केदारनाथ के लिए पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी। जून 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ यात्रा को सरल व सुलभ बनाने के लिए धरातल पर रत्ती भर इंतजाम नहीं हुआ। केदारनाथ में हवा की दिशा और दबाव में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। हैरत यह है कि बीते 1 दशक में केदारनाथ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश होने व तकनीकी खराबी की 10 घटनाओं के बाद भी युगांडा और उत्तराखंड सरकार गंभीर नहीं है।
पिंडारी सुंदरडूंगा कफनी ग्लेशियर को स्वच्छ रखने के लिए वन विभाग ने अनूठी पहल की है। अब ट्रैकरों को ग्लेशियर से अपना कूड़ा हर हाल में वापस लाना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें हजारों रुपए की चपत भी लग सकती है। विभाग की इस पहल का असर भी दिखने लगा है। ट्रैकिंग पर जाने वाले ट्रैकर अपने साथ कूड़ा लाकर वन विभाग की चौकी में जमा कराने लगे हैं। जिस जिले के ट्रैकिंग रूटों पर हर साल देश और विदेश के ट्रैकर आते हैं और स्थानीय लोग भी मवेशियों के चुगान आदि कार्यक्रमों के लिए ट्रैकिंग रूटों पर जाते हैं। इसके साथ ही जरूरी सामान ले जाने से ग्लेशियरों में काफी कूड़ा जमा हो जाता है और इसके सफाई के लिए विशेष अभियान भी चलाना पड़ता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए वन विभाग ने अब ट्रैकरों के लिए स्वच्छता सुरक्षा शुल्क का प्रावधान किया है। ग्लेशियर रेंज के रेंजर शंकर दत्त पांडे कहते हैं कि ट्रैकिंग पर जाने वालों से सुरक्षा शुल्क के रूप में वन विभाग के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट 15 सितंबर से जमा करवाया जा रहा है। स्थानीय ट्रैकरों के लिए यह शुल्क 2000 देसी पर्यटकों और ट्रैकरों के लिए 5000 और विदेशियों के लिए 10,000 रुपए है। सभी ट्रैकरों से अपना कूड़ा साथ लाने की अपील की जा रही है। वापसी में कूड़ा लाने पर ट्रैकरों को उनका डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जाता है। कूड़ा न लाने पर राशि विभागीय खाते में जमा हो जाती है। बताया जा रहा है कि इस अभियान का व्यापक असर भी दिख रहा है। सभी ट्रैकर अपने साथ कूड़ा लेकर ही लौट रहे हैं। ग्लेशियरों को गंदगी से बचाने के लिए शुरू की गई इस मुहिम का सकारात्मक असर भी हो रहा है। ट्रैकर अपना कूड़ा साथ लेकर लौट रहे हैं। पहले बहुत कम ट्रैकर ही कूड़ा लेकर आते थे। वन विभाग की चौकी में ट्रैकरों का कूड़ा जमा कराकर निस्तारण के लिए कमकोट नगर पंचायत के सुपुर्द कर दिया जाता है। दिवाली के दौरान 11 दिन तक ड्यूटी करने वाले रोडवेज कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं इस अवधि में हर डिपो के सबसे कम आय वाले 5 ड्राइवर कंडक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड परिवहन निगम ने ड्राइवर कंडक्टर व कर्मचारियों के लिए दिवाली प्रोत्साहन योजना जारी कर दी है और इसके तहत 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक केवल एक अवकाश लेकर 11 दिन काम करना होगा। मैदानी मार्गों पर रोजाना 250 और कम से कम 2750 किलोमीटर बस संचालन, मैदानी पर्वतीय यानी कि मिश्रित मार्गों पर रोजाना 200 और कम से कम 2200 किलोमीटर पर्वतीय मार्गों पर रोजाना 180 और न्यूनतम 1980 किलोमीटर बस संचालन पर 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि ड्राइवर व कंडक्टर को दी जाएगी। इस अवधि में कार्यशाला के तकनीकी कर्मचारियों को ड्यूटी पर करने पर 600 रुपए मिलेंगे। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 500 रुपए, डिपो के संचालन से सीधे तौर पर जुड़े डीजल बैग चेकिंग कैशियर व समयपाल लिपिकों को 500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। त्योहारों की मुख्य तिथि 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को मैदानी मार्गों पर 1850, मिश्रित मार्गों पर 1400 और पर्वतीय मार्गों पर 1000 किलोमीटर बस संचालन पर ड्राइवर कंडक्टर को 1,000 रुपए अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किए जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया है। सिंचाई सचिव हरिचंद्र शेमवाल ने बताया कि मंगलवार को केंद्रीय सचिव जल संसाधन की अध्यक्षता एवं नीति आयोग व केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय किया गया कि परियोजना के धन आवंटन के लिए जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर जमरानी बांध का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही हल्द्वानी शहर को वर्षभर 42 MCM पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। परियोजना से 63 मिलियन यूनिट का उत्पादन भी हो सकेगा। सचिव ने कहा कि निवेश की मंजूरी मिलने के बाद जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र पुनर्वास सहित निर्माण कार्यों को शुरू किया जाएगा। 10 जून 2022 को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जमरानी बांध परियोजना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2584.10 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई थी। राज्य को इसमें 10% अंशदान देना होगा और केंद्र सरकार 90% धनराशि खर्च करेगी। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के फिर सक्रिय होने से मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के पर्वतीय इलाकों में अगले 48 घंटे के भीतर तेज गर्जना के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना भी है। साथ ही 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अंदेशा है। राजधानी आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना थोड़ी कम रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक राज्य में फिर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ गई है। हालांकि बहुत भारी बारिश की भी संभावना तो नहीं है, लेकिन पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम के बदलते मिजाज के चलते पारा भी तेजी से गिरने लगा है। दून में मंगलवार को जहां अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम ने मंगलवार को फिर करवट ली। कुमाऊं में कहीं बारिश हुई तो कहीं ओले भी गिरे। पिथौरागढ़, बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात से ठंड बढ़ने लगी है और ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। चंपावत जिले में तेज बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बौतड़ी के पास शाम 4:45 पर मलबा आने से घाट पनाह राष्ट्रीय राजमार्ग सवा घंटे बंद रहा। जिले की 4 सड़कों पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। विदेशों में भारतीय दूतावासों के राजदूतों का प्रतिनिधि मंडल हरिद्वार भ्रमण पर पहुंचा। सिडकुल स्थित एक होटल में 8 देशों से तैनात राजदूतों ने आकांक्षी जनपद की दृष्टि से हरिद्वार के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। प्रतिनिधिमंडल में स्वीडन, फ्रांस, तजाकिस्तान, पनामा, बुरनेई, केन्या, अल्जीरिया, स्लोवेनिया में भारत के राजदूत भी शामिल थे। राजदूत उत्तराखंड के आकांक्षी जिलों के भ्रमण पर आए। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने आकांक्षी जनपद में हेल्थ एवं न्यूट्रिशन, शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रों में किए जा रहे विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी दी है। सीडीओ ने हेल्थ एवं न्यूट्रिशन के क्षेत्र में बच्चे के जन्म से लेकर विभिन्न चरणों में टीकाकरण, जच्चा बच्चा की विभिन्न योजनाओं में केयर, स्वास्थ्य क्षेत्र में आशा, एएनएम, डॉक्टरों की भूमिका की जानकारी दी है। सीडीओ ने बताया कि शिक्षा में अवस्थापना सुविधाओं के विकास में उद्योगों का योगदान भी मिल रहा है। सीएसआर पद में अवस्थापना सुविधाओं में फर्नीचर, कंप्यूटर कक्षों में शौचालय का निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था करने में मदद मिल रही है और बच्चों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए स्कूलों में बाल संसद का आयोजन होता है। बच्चों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र में उल्लेख करते हुए हरिद्वार में मशरूम, शहद और जागरी की जानकारी दी। बताया कि इन्हें बढ़ावा देने वाले कॉमन फैसिलिटी सेंटर, मार्जिन मनी सपोर्ट, स्किल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, डिजाइन विकसित करना, मार्केट प्रमोशन एवं ब्रांडिंग, बेहतर पैकेजिंग और लेबलिंग पर जोर दिया जा रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर शाम एक कार खाई में गिर गई। कार में 2 लोग सवार बताए गए। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंचकर घायलों को उन्होंने बाहर निकाला।
जानकारी के अनुसार हादसे में दोनों लोग सतीश पुत्र हरिमोहन निवासी रटाचट्टी व चालक देवेंद्र नेपाली घायल हो गए हैं। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के दौरान बड़कोड़ अस्पताल लाया गया। पर्यटन नगरी मुनस्यारी आ रहे बंगाली पर्यटकों की कार नई बस्ती के पास अनियंत्रित होकर 200 मीटर खाई में गिर गई, जिसमें 5 बंगाली पर्यटकों को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर मुनस्यारी अस्पताल पहुंचाया। यहां प्राथमिकी उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। बंगाली पर्यटक थल मुनस्यारी सड़क होते हुए मुनस्यारी घूमने के लिए आ रहे थे और दुर्घटना में पश्चिम बंगाल के सुबोजीत साहा, मोमिता साहा, सायंत चटर्जी, शोहिक साहा और नवनीता साहा को हल्की चोटें भी आई हैं। दरोगा भर्ती मामले में पंतनगर कृषि विद्यालय के अधिकारियों के अलावा कई अन्य लोगों भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। जांच का दायरा बढ़ाते हुए विजिलेंस यूपी तक पहुंच गई है और भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर शीट के प्रति विजिलेंस को जो है जानकारी मिल गई है। दरोगा भर्ती कराने का जिम्मा जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि को सौंपा गया था। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों का पुलिंदा जैसे जैसे खुल रहा है, वैसे वैसे विजिलेंस की जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम उत्तराखंड में सक्रिय है और एक टीम लखनऊ भेजी गई है। विजिलेंस अधिकारियों के मुताबिक असली ओएमआर शीट की कॉपी पंत विवि के सिस्टम से डिलीट होना बताया जा रहा है, जबकि कुमाऊं विजिलेंस टीम के हाथ ओएमआर शीट की प्रति लग चुकी है। विजिलेंस को कई ऐसे तथ्य भी मिले हैं जिनके आधार पर कई अन्य लोगों भी जांच के घेरे में आ गए हैं। परीक्षा में ओएमआर शीट, प्रश्न पत्र लीक, ब्लूटूथ के माध्यम से नकल समेत कई तरह की अनियमितताएं हो सकती हैं। इन सभी की जांच की जा रही है और इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि परीक्षार्थियों का संपर्क आरोपियों से कैसे और कब हुआ, सबका पता लगाया जा रहा है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival, बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर हो। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। चारधाम तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही फिर ग्रीन कार्ड की मांग तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड के अलावा यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा आदि राज्यों के बड़ी संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पर आने लगे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही चारधाम यात्रा पर जाने वाली गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ी और इसके साथ ही ग्रीन कार्ड की भी मांग बढ़ रही। परिवहन विभाग के अधिकारियों की माने तो फिलहाल ऋषिकेश में प्रतिदिन 100 के करीब ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। आरटीओ डीसी पटोई ने बताया कि फिलहाल चारधाम यात्रा पर जाने वाली गाड़ियों के लिए प्रस्थान को ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि एक सप्ताह बाद तीर्थयात्रियों की संख्या और तेजी बढ़ेगी। ऐसे में न सिर्फ गाड़ियों की संख्या बढ़ने की संभावना है, वरन ग्रीन कार्ड की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। यात्रा पर जाने वाली गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए ऋषिकेश में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। यात्रा पर जाने वाली सभी गाड़ियों को ग्रीन कार्ड उनका कार्ड बनाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रा पर जा रही गाड़ी तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित है या नहीं। साथ ही गाड़ियों में तीर्थयात्रियों की संख्या का भी पता लगाने के साथ ही यह आंकड़ा जुटाया जाता है कि दूसरे राज्यों में कितने तीर्थयात्री चार धाम की यात्रा में आ रहे हैं। उत्तरकाशी हिमस्खलन हादसे में लापता दोनों प्रशिक्षु पर्वतारोहियों का घटना के 13 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। -25 डिग्री सेल्सियस तापमान में खोजबीन अभियान अभी भी जारी है और इसे जारी रखना चुनौती बनता जा रहा है। हालांकि निम के अफसरों का कहना है कि लापता दोनों प्रशिक्षु पर्वतारोहियों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बीते 4 अक्टूबर को द्रौपदी का डांडा टूर चोटी पर हिमस्खलन की चपेट में आकर निम के एडवांस माउंटेनियर कोर्स के 29 लोग लापता हो गए थे। हादसे के बाद 27 लोगों के शव खोजकर उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। वहीं सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक वशिष्ठ और नौसेना में नाविक विनय पवार लापता है। निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित विष्ट ने लापता लोगों की तलाश के लिए निम और हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के सदस्य संयुक्त टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। क्रेवास के साथ आसपास के संभावित क्षेत्र में हर दिन खोजबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि क्रेवास में -25 डिग्री तापमान में लापता की खोजबीन चुनौतीपूर्ण रहा है। डूब जाने के बाद बहुत ज्यादा ठंड होने से वहां खड़ा होना भी संभव नहीं हो पाता है। बावजूद इसके भी टीम चुनौती का सामना करते हुए रेस्क्यू अभियान जारी रखे हुए हैं। वहीं हादसे में लापता विनय पवार का बड़ा भाई दीपक पवार भी अपने भाई का पिछले 10 दिनों से इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड योग वेलनेस टूरिज्म में वैश्विक स्तर पर तेजी से उभर सकता है। उत्तराखंड योग भूमि रही है और यहां से प्रशिक्षण लेकर विभिन्न देशों में लोग योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। राज्य में अधिक से अधिक लोगों को योग प्रशिक्षण देने के लिए बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर 7 देशों में भारत के राजदूतों ने यह सुझाव दिया है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकातों में राजदूतों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य के एक जिला 2 उत्पाद योजना को दूसरे देशों में बढ़ावा देने के लिए राजदूतों से सहयोग लिया जाएगा। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की जानकारी दूसरे देशों को भी हो, इसके लिए प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन उद्योगों में बागवानी के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं भी हैं। मुख्यमंत्री ने सभी राजदूतों से कहा कि जिन देशों में वे कार्य कर रहे हैं उन देशों की बेस्ट प्रैक्टिस की जानकारी उत्तराखंड शासन के अधिकारियों को दी जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राजदूतों के साथ होने वाली बैठकों में जो भी सुझाव प्राप्त होते हैं उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। प्रदेश को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के लिए इन सुझावों को अमल में लाकर कार्य योजना भी बनाई जाए। तीन दिवसीय प्रवास पर आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धामी सरकार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा है कि बूथ स्तर पर उन्हें अच्छा फीडबैक मिला है। सरकार के विभिन्न घटनाओं पर तेजी से एक्शन लेकर जनता के बीच अपना भरोसा उन्होंने कायम किया है। उत्तराखंड प्रवास के अंतिम दिन पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य सरकार व संगठन आपसी तालमेल से प्रदेश के विकास के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार में
केंद्र से आया 1 रुपए भी सीधे लाभार्थी तक पहुंच रहा है, जो हमारी नियत व नीति का प्रमाण है। उन्होंने बूथ मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सरकार व पार्टी के कामों की जानकारी ली है। आम जनता तक केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। वह इस प्रवास के लिए एक रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सौंपेंगे। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री खिलेन्द्र चौधरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान, सुरेश जोशी, विभिन्न कैथोला भी मौजूद रहे। प्रदेश में राजस्व पुलिस व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 माह के भीतर राजस्व पुलिस क्षेत्र में 6 थानों और 20 चौकियों में रेगुलर पुलिस की तैनाती कर दी जाएगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई में सरकार ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले को रखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह के भीतर रेगुलर की तैनाती करने का निर्देश दिया है। सोमवार को सचिवालय में कानून व्यवस्था की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि 6 माह के भीतर राजस्व पुलिस के कार्यों का हस्तांतरण रेगुलर पुलिस को किया जाएगा। पहले चरण में 6 थानों और 20 चौकियों में रेगुलर पुलिस की तैनाती होगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में जल्द से जल्द विस्तृत प्रस्ताव भेजने का निर्देश भी दिया है। साथ ही प्रशासन को प्रोएक्टिव मोड पर कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए पुलिस व प्रशासन में हर स्तर का अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने उच्च अधिकारियों को अधीनस्थ स्तर पर प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को आपराधिक तत्वों पर निगरानी, शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने, पार्किंग, आगजनी की घटनाएं रोकने, पटाखों की बिक्री के लिए SOP जारी करने का भी निर्देश दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।